तो आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सम एंगल्स रिलेशन। और ये पहला पॉइंट क्या पढ़ना हम लोगों को, एडजेसेंट एंगल। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, लिखवाएंगे, तुम लिखोगे। क्या तुम्हें याद है, पढ़े हो पहले क्लास 8 में भी पढ़े हो इसको? एडजेसेंट एंगल को क्लास 8 में पढ़े हो। किसे कहते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ, लिखो सब लोग मेरे साथ, टू एंगल्स are said to be adjacent if condition number 1 they have same vertex, उसका वर्टेक्स सेम होना चाहिए दोनों का। नंबर 2 they have one common arm, and number 3 their non-common arms are either side of common arm। बस फिनिश। either side of common arm, ये है कंडीशन दो एंगल का। एडजेसेंट एंगल की जगह पे एंगल्स कर दो ऊपर में। ये है एडजेसेंट एंगल्स का डेफिनेशन। कल जो लास्ट क्लास में पढ़ाए, क्वेश्चन करवाएं, उसके पहले सारा उसका कॉन्सेप्ट बताएं। तुम लोग डेली उसको पढ़ते रहोगे, नहीं पढ़ोगे तो छूट जाएगा, पीछे हो जाओगे। समझ रही हो क्या प्रिया? पीछे हो जाओगी। एक भी दिन अगर तुम गैप कर दी तो फिर धीरे धीरे ये डिस्टेंस मेरा और तुम्हारा काफ़ी बढ़ जाएगा। हाँ, काफ़ी बड़ा हो जाएगा डिस्टेंस। तो अभी हम लोग जो लिखे हैं एडजेसेंट एंगल्स, इसके लिए यहाँ पे हम डायग्राम दे के समझाते हैं। देखोगे यह एक एंगल ए ओ बी मान लेते हैं यहाँ पे, ए ओ बी, और यह एक आपका एंगल ओ सी कोई रे है, और यहाँ बाइसेक्टर नहीं बोल रहे हैं, है ना, बस ओ सी कोई रे है। ये बाइसेक्टर होता है ओ सी कब, यदि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी क्या होता, इक्वल होता है ना। पर यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन दिया नहीं गया है, बस ओ सी एक रे है, ये कुछ एंगल है, ये कुछ अलग एंगल है। तो अभी यहाँ पे कौन है एडजेसेंट एंगल? देखो तो चेक करना है तुम लोग को, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी में ज़रा चेक किया जाए क्या यह इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। समझ लेना ठीक से, एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? जो यह तीन क्राइटेरिया को पूरा करे। तो अगर यह एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी इस तीन क्राइटेरिया को पूरा करेगा तो इसका मतलब यह एडजेसेंट एंगल है। समझ रहे हो क्या? तो ए ओ सी एंड बी ओ सी आर एडजेसेंट और नॉट पता करना है। तो सबसे पहले ए ओ सी का पॉइंट ओ और बी ओ सी का पॉइंट ओ, मतलब वर्टेक्स कॉमन, सेम वर्टेक्स है। तो पहला क्राइटेरिया पूरा हो गया, दे हैव सेम वर्टेक्स। दूसरा कह रहा है क्या, दे हैव वन कॉमन आर्म। अच्छा, तुम लोग फर्स्ट क्लास जब पढ़े एंगल तो बताया गया किसी भी एंगल में दो ठो आर्म्स होता है। तो ए ओ सी में ओ ए आर्म है और दूसरा आर्म क्या है, ओ सी। समझ रहे हो क्या? तो ओ ए और ओ सी, तो ए ओ सी का दो आर्म रे ओ ए और रे ओ सी, जबकि बी ओ सी का दो आर्म्स कौन कौन, एक आपका ओ बी और एक क्या, ओ सी। हम ओ सी को पहले लिख दे रहे हैं और ओ बी, है ना ये। तो दे हैव वन कॉमन आर्म, सेम वर्टेक्स ओ, वन कॉमन आर्म ओ सी, एंड दे आर नन कॉमन। अच्छा, जब ओ सी जब कॉमन आर्म है ना, तो ओ ए जो है वह नन कॉमन आर्म हुआ ए ओ सी का, और एंगल बी ओ सी का ओ बी नन कॉमन आर्म हुआ। तो उसके बारे में कहा गया है नन कॉमन आर्म इन दोनों का, इसका इस एंगल का ए ओ सी का नन कॉमन आर्म हुआ ओ ए और बी ओ सी का नन कॉमन आर्म हुआ ओ बी। तो यह नन कॉमन आर्म आर आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, यह जो है कॉमन आर्म के आइदर साइड होना चाहिए। आइदर साइड का मतलब एक इधर एक उधर होना चाहिए, है ना। तो ये है ही आइदर साइड का मतलब कि सेम साइड में नहीं होना चाहिए। आइदर साइड का मतलब कि सेम साइड में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तीसरा कंडीशन कि आपका एक इसका ओ ए और इसका ओ सी आइदर साइड में है, तीनों ही कंडीशन को पूरा किया। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स।
ठीक है, पहचान लोगे ना अब? जरा एक बात और चेक करते हैं। ये AOC और BOC का चेक कर लिए, अभी ज़रा चेक करेंगे AOC और AOB। एक और चेक करते हैं, एंगल AOC एंड एंगल AOB। क्या दो एंगल दिखाई दे रहा है? AOC एक ये एंगल हुआ और AOB ये बड़ा वाला एंगल हुआ। इन दो एंगल के बारे में क्या ख्याल है? क्या यह दोनों एंगल भी एडजेसेंट कहलाता है कि नहीं कहलाता है? चेक कर लेते हैं। 3 कंडीशन दिया गया है। AOC का O और AOB का O सेम वर्टेक्स। AOC का AOC में 2 आर्म है, कौन कौन? OA है और OC है ना। और AOB में भी आर्म 2 है, कौन कौन? OA और OB है। तो दे हैव 1 कॉमन आर्म, है कि नहीं है? OA इसमें भी है, OA इसमें भी है, यानी कि दोनों ही एंगल में एक आर्म कॉमन है, OA। बट तीसरा कंडीशन है कि देयर नन कॉमन आर्म्स। सोचो जरा कि अगर AOC का OA और AOB का OA कॉमन आर्म हो गया, तो AOC का नन कॉमन कौन हुआ? AOC का OA तो कॉमन हो गया ना। प्रिया हेलो, नहीं ध्यान नहीं दे रही हो तुम। AOC का ऐसा कुछ बोलेंगे ही नहीं जो तुम्हारे समझ में ना आए। ऐसा कुछ अपने मुंह से कोई शब्द निकाल ही नहीं सकते जो तुम्हारे समझ में ना आए। जब भी बोलेंगे तुम्हारे लेवल से बोलेंगे। औकात बोलने वाले थे, फिर सोचे कि रोक लेते हैं। समझ में आ रहा बात? जब भी बोलेंगे तुम्हारे औकात से बोलेंगे, ठीक? यानी कि ऐसा नहीं कि मेरे को तुमसे तुम्हारे औकात से ज़्यादा बोलना नहीं आता। बोलना आता है तभी तुमसे सीनियर कक्षाओं को पढ़ाते हैं, 10th को, 11th को, 12th को। लेकिन तुमसे जब बात करेंगे तुम्हारे औकात में आके बात करेंगे, तुम्हारे लेवल तक आके बात करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं तुम्हारे समझ में ना आए। तो OA और यहाँ पे कॉमन आर्म हो गया, तो जो इसका AOC का जो नन कॉमन हुआ ये हुआ, और AOB का जो नन कॉमन हुआ ये हुआ। ये तो कॉमन हो गया ना, तो नन कॉमन का हुआ। नन कॉमन आर्म OC हुआ इसका OB। तो OC और OB नन कॉमन आर्म। AOC का नन कॉमन आर्म OC और AOB का नन कॉमन आर्म OB, दोनों आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म होना चाहिए। कॉमन आर्म की इधर और उधर होना चाहिए, है क्या? नहीं है, एक ही साइड में है। यहाँ देखो ना प्रिया, OA जो कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म के इधर और उधर होना चाहिए नन कॉमन आर्म। लेकिन ऐसा नहीं है। OA जो कॉमन आर्म है, नन कॉमन आर्म दोनों कॉमन आर्म के एक ही साइड में है। इसका मतलब कि एंगल AOC और एंगल AOC और AOB तीनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसमें 2 ही कर रहा है, तीसरा नहीं कर रहा है ना। और 2 एंगल एडजेसेंट हो, इसके लिए तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। बात समझ गए क्या? तो हम कह सकते हैं यहाँ पे नीचे में क्या कि देयरफॉर क्या बोल सकते हैं कि एंगल AOC एंड एंगल AOB आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। क्या तुम लोग एडजेसेंट एंगल्स ठीक से समझ गए क्या? जैसे ही इसको कॉपी कर लोगे उसके बाद हम तुम लोग को लिखवाएंगे लीनियर पेयर के बारे में। तो ज़रा सा वीडियो को पॉज करके तुम लोग इसको कॉपी करो और फिर अब बात करेंगे हम लोग लीनियर पेयर के बारे में। अब दूसरा पॉइंट लिखोगे लीनियर पेयर। लिखो लीनियर पेयर के बारे में, हेडिंग दो लीनियर पेयर, और इसके बारे में लिखोगे 2 एडजेसेंट एंगल्स या द एडजेसेंट एंगल्स। जब यहाँ पर हम एंगल्स किए तो वहाँ पर 2 हो ही गया ना, एंगल्स किए तो द एडजेसेंट एंगल्स हुज नन कॉमन आर्म whose non-common arms are opposite rays। मतलब क्या कि ऐसा 2 एडजेसेंट एंगल्स, जरा यहाँ देखना आयुषी, नीपू, प्रिया, देखो इसको AOB और ये क्या रहा? बताओगे तुम लोग मेरे को कि AOC और BOC यहाँ पे एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है? है। अभी सीखे हम लोग कि AOC और BOC कौन सा एंगल है? हाँ ठीक है। अभी इसमें OC तो कॉमन आर्म हो गया, तो नन कॉमन आर्म कौन हुआ? OA हुआ और OB हुआ। सपोज दैट कि OB जो कि नन कॉमन आर्म है, अगर यह OA का ठीक अपोजिट हो जाए और ऐसे बढ़ता हुआ
ठीक है, ऐसे हो जाए तो जो फॉर्म हुआ उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। अगर इसको थोड़ा सा और ऐसे किया जाए, देखोगे ये ऐसे रहा, यहाँ ए है, ओ है और यहाँ पे सी है। अगर ये ओ बी यहाँ होके अगर ऐसे हो जाए तो क्या यह लीनियर पेयर फॉर्म किया? ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए तो किया क्या? नहीं, क्योंकि अभी भी ओ ए और ओ बी अपोजिट एज नहीं है। लेकिन अगर ये एग्जैक्टली ओ बी जो है ओ ए के ठीक क्या हो जाए, अपोजिट में हो जाए, अब जो एंगल फॉर्म हुआ यह दोनों अभी एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है या ना? अभी भी है। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द सम ऑफ टू adjacent angles is 180, then it forms linear pair, है ना? if the इसको ऐसे भी हम लोग चाहे तो डिफाइन कर सकते थे। हम यहाँ बता रहे थे क्या कि हम लोग तो इसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे कि द एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट एज forms linear pair। linear pair लिख लीजिएगा। इसको लिख लोगे पूरा फिगर के साथ। ये वाला ऐसा एंगल है, यह है लीनियर पेयर, यह है लीनियर पेयर। ये वाला नहीं है, यह एडजेसेंट के लिए समझाए हैं। तो लीनियर, हाँ एज ए विश ये है, ये चाहो तो छोड़ सकती हो, इसको कॉपी कर लो। जो वीडियो देख रहे हैं पॉज करके इसको आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तुम लोग बोर्ड पे देख लो, सम रिजल्ट्स ऑन एंगल रिलेशंस, इसमें थ्योरम 1, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म इज 180 डिग्री। ये थ्योरम शुरू हुआ। ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर था यूक्लिड ज्योमेट्री। 9th के ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर क्या है? यूक्लिड ज्योमेट्री। और यूक्लिड ज्योमेट्री अगर शुरू करते हम लोग तो ना बात करते कुछ तुम लोगों से कि ज्योमेट्री ये स्टार्टिंग हो रहा है 9th का, ठीक से पढ़ना, ऐसा कुछ बोलते और तब बताते कि अब तुम लोग चूँकि बड़े बच्चे में गिनती आओगे, अब तुम लोग का सारा थ्योरम भरा पड़ा हुआ है। 8 तक 2-4 थ्योरम तुम लोग प्रूफ किए हो, जैसे कि सम ऑफ ऑल दी 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक और थ्योरम था द सम ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, प्रूफ नहीं किए हो, बस तुमको रिजल्ट याद है। पाइथागोरस थ्योरम तो 10th में पढ़ोगे, प्रूफिंग उसका एक चैप्टर है सिमिलैरिटी। अभी तुम लोग 9th में हो ना, नेक्स्ट ईयर 10th में चैप्टर है ज्योमेट्री के अंतर्गत ही चैप्टर है ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल को 4 पार्ट में बांटा गया है, मतलब 4 एक्सरसाइज में बांटा गया है। चौथे एक्सरसाइज में जानोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ कैसे, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ कैसे किया जाता है। सिमिलैरिटी पढ़ने के बाद प्रूफ कर सकते हैं, वो बात की बात है। तो अभी चूंकि यूक्लिड ज्योमेट्री शुरू किए होते तो बात बताते कि तुम लोग अब इतने बड़े तो ज़रूर माने जाओगे कि अभी तुम लोग की किताब में सिलेबस में थ्योरम भरा पड़ा हुआ है। थ्योरम भरा पड़ा हुआ है। 8 में जो थ्योरम तुमको ख़राब लग रहा था कि यार थ्योरम क्यों, जैसे कि थ्योरम बताए ट्रायंगल वाला था, ट्रायंगल वाले को क्या बोलते हो तुम लोग? एंगल सम प्रॉपर्टी। और एक था द सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, इसको बोलते थे ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। याद आ रहा है? नहीं याद है? कोई बात नहीं, फिर से ज्योमेट्री में पूरा होगा। जो 8 में हुआ थ्योरम जो हुआ था वो फिर से होगा, ये अच्छी बात है। तो लेकिन कब अच्छी बात है? जब मेरा पढ़ाया हुआ डेली जाओगी घर पे पढ़ के आओगी तब। अब इस साल भी वैसे करोगी तो फिर इस साल के बाद को कोई मेकअप नहीं कर सकता। हम बता चुके हैं पहले एक बार कि जो 8 तक खेल कूद के पढ़ाई किए हो, नहीं ठीक से पढ़े हो, मेकअप हो जाएगा, बशर्ते सिर्फ क्या आना चाहिए 8 का लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 8 का अगर तुमको आता है तो तुम्हारा मेकअप हो जाएगा। अगर शिक्षक के साथ 9th क्लास में तुम रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हो, उनका पढ़ाया गया पाठ घर से करके आ रहे हो तो काम हो जाएगा। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं क्या कि थ्योरम बहुत सारा है और याद करना पड़ेगा। तो थ्योरम को प्रूफ करने के लिए वहाँ पढ़ते हम लोग थ्योरम किसे कहते हैं, यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ते हम लोग कि थ्योरम किसे कहते हैं।
हम वीडियो अपलोड कर देंगे जल्दी ही, तो कभी देख लेना तुम लोग उसको, तो काम आएगा। फिलहाल तो बात करते हैं थ्योरम के बाद आता है एक वर्ड कोरोलरी, एक आता है कोरोलरी। एक हो गया थ्योरम, स्पेलिंग हम साफ साफ लिख दे रहे हैं, THEOREM थ्योरम। एक होता है कोरोलरी, इट्स नॉट कोलाबिलिटी, वाई दिस वन इन इंग्लिश, थ्योरम। और ये क्या है? कोरोलरी, ठीक है। ये थ्योरम जो है वो स्टेटमेंट को प्रूफ करने में यूज किया जाता है। अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया, ट्रायंगल दिया गया कि प्रूफ कीजिए कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 है, उसका प्रूफिंग का जो प्रोसेस है पूरा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थ्योरम को प्रूफ करना कहते हैं। थ्योरम उसके ऊपर हेडिंग कहते हैं, प्रूफ दैट द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड थ्योरम, और बाकी उसका प्रूफिंग। तो थ्योरम और प्रूफिंग जो था वो 8 में काफ़ी कम मात्रा में, थोड़ा बहुत पैरेललोग्राम चैप्टर में था कि बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पर रोम्बस में, ये सब पढ़ना था। वो जो 8-7 थ्योरम था ना, इस बार तो भरा पड़ा हुआ है थ्योरम। और तुम लोग को थ्योरम में ही, अगर किसी को 9th में कुछ चीज़ टफ लगता है बच्चा को, तो क्या लगता है? ज्योमेट्री। और क्यों लगता है ज्योमेट्री टफ? थ्योरम के कारण। तो थ्योरम को ठीक से समझ लोगे तो पूरा मैथमेटिक्स क्या हो गया? आसान हो गया। समझाने तो हमको ठीक से आता है, तुम याद कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, यह तुम्हारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। थ्योरम को प्रूफ करने के लिए देखना, उतारना बाद में, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? गिवन। एक पॉइंट फिर क्या होता है? टू प्रूव, साबित करना है कि। गिवन का मतलब दिया हुआ है कि, टू प्रूव का मतलब साबित करना है कि। फिर क्या होता है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन अगर ज़रूरत हुआ तो कंस्ट्रक्शन हर एक थ्योरम के प्रूफिंग में ज़रूरत है, नहीं पड़ता तो कंस्ट्रक्शन कहीं पड़ता है, कभी नहीं पड़ता है। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। और लास्ट जो है उसे बोलते हैं प्रूफ। यह 4 टर्म में बटा हुआ है। आजकल का मार्किंग स्कीम CBSE बोर्ड का ऐसा हो गया है कि थ्योरम लिखने के, थ्योरम जो देगा तुम्हारे एग्जाम में, तुम जब गिवन लिख दिए कि क्या क्या दिया हुआ है, टू प्रूफ लिख दिए क्या प्रूफ करना है, इतना ही पर तुमको हाफ मार्क्स दे दिया जा रहा है। बाकी तुम कुछ ना करो तो भी। समझ में आ रहा है बात? अगर एक थ्योरम तुमको बिल्कुल नहीं आता है, बस क्वेश्चन को देख के, थ्योरम को देख के लिख दिए गिवन ये दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है, इतना से ही। और कंस्ट्रक्शन या प्रूफ का खाली ये सब पेयर लिख दिए, ये ऑर्डर सब लिख दिए। अगर इसको सही ऑर्डर में, पहले गिवन, फिर टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन और फिर प्रूफ, अगर सही ऑर्डर में लिख दिए तो तुमको आधा मार्क्स ऐसे मिल गया। ठीक है, पहले की तरह नहीं था। हम लोग के टाइम में क्या था कि पूरा अंत तक सही हुआ तो फुल मार्क्स है, नहीं तो 0 मार्क्स। अब नहीं है। गिवन अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, तो लाइन खुद से लेना होगा। तो पहले समझना, यहाँ डायग्राम भी बनाना पड़ता है साथ में। यहाँ देखना, एक रे मान लेते हैं हम AB, एक रे क्या हो गया? AB। और बोला है कि अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, एक लाइन मान लिए, ये लाइन मान लिए क्या? एक लाइन मान लिए AB, और इस लाइन AB पर क्या स्टैंड कर रहा है? कि रे, एक रे माना कि ये स्टैंड कर रहा है, इसका नाम दे दो OC। ठीक है, a ray OC stands on a line AB, then the sum of the adjacent angles। जाहिर सी बात है कि एक रे जब स्टैंड करेगा एक स्ट्रेट लाइन पर, तो ये जो दो एंगल बना, यानी AOC और BOC एडजेसेंट एंगल हुआ, क्योंकि एक पॉइंट कॉमन हो गया, एक आर्म कॉमन हो गया। नन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। स्पष्ट समझ में सबको आ रहा है ना? तो सम ऑफ दी एडजेसेंट एंगल्स, माने ये और ये सम का जो सम है, वो सम जो है वो कितना डिग्री होगा? 180। तो गिवन कैसे लिखेंगे? गिवन अ लाइन, गिवन अ रे OC स्टैंड्स ऑन अ लाइन, स्टैंड्स ऑन अ लाइन AB, या AOB या AB। ठीक है, a ray OC stands on a line AB in such a way such that ये लिटरेचर है, इन सच अ वे, सच दैट यहाँ पे चेंज हो सकता है, सच दैट यहाँ पे क्या था जी? एंगल AOC एंड एंगल BOC आर फॉर्म्ड। अब ये मिटा के नीचे लिखेंगे, वहाँ पे स्पेस कम हो गया था। ये क्या रे लिए थे हम लोग? लाइन क्या लिए थे? AB, और ये क्या था? OC। यहाँ तक हो गया ना? क्या बोले हम? अ रे OC स्टैंड ऑन लाइन AB सच दैट AOC एंड
एंगल BOC आर फॉर्म हो गया। टू प्रूफ साबित करना है कि क्या साबित करना है कि दोनों का सम कितना 180, एडजेसेंट एंगल्स दोनों जो है उसका सम 180। तो टू प्रूफ एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू कितना डिग्री 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन का जरूरत है यहाँ पे कि हम एक लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर। ध्यान रहे थ्योरम का प्रूफिंग समझने के साथ साथ रटना भी पड़ता है। थ्योरम आपको सारा क्या करना होगा, रटना होगा। समझना तो है ही लेकिन रटना ही पड़ेगा बहुत सा चीज़। कंस्ट्रक्शन याद रखना होगा कि OD करना है कंस्ट्रक्शन। नहीं याद किए हो क्या ट्रायंगल जब कल लास्ट ईयर बनाए हो 8 में तो याद नहीं किए हो कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 प्रूफ करने के लिए एक लाइन खींचे थे इसके पैरेलल, याद है ना। तो वो याद ही नहीं रहेगा कि क्या करना है तो कैसे प्रूफ करोगे। तो ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या कि वी ड्रॉ OD या DO बोलते हैं उसको, DO परपेंडिकुलर टू AB। अब प्रूफ लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब प्रूफ लिखेंगे हम लोग, जगह थोड़ा ज़्यादा मिली इसलिए उसको मिटा के ऊपर लिख रहे हैं हम। प्रूफ करते हैं। देखो तो एंगल AOC के यहाँ देखो AOC फिगर में देखो के बदले में बोल सकते हैं क्या एंगल AOD प्लस एंगल COD। देखो तो बाई फिगर AOC जो है इक्वल टू बोल सकते हैं क्या AOD प्लस DOC होगा ना बाई फिगर। यहाँ पे कैसे किया बाई फिगर या डायग्राम। एंड एंगल BOC देखना BOC इक्वल टू बोल सकते हैं क्या BOD माइनस COD। एंगल BOD माइनस एंगल COD बाई फिगर। देखो तो सेकेंड वाला लाइन समझ में आया क्या। फिर से एक बार यह बोले जब BOC क्या है तो इस पूरे में से अगर ये घटा दोगी तो ये बचेगा। यह बात सबको समझ में आ गया ना, वेरी गुड। इसको बोले इक्वेशन 1 और इसको बोले इक्वेशन 2। नीचे में क्या बोलेंगे कि 1 को ऐड कर दिए किससे 2 से। इसको ऐसे चूंकि अभी नया हो सीख रहे हो इसलिए लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। लिखेंगे क्या एडिंग इक्वेशन, अभी नया हो सीख रहे हो, नहीं तो हम यहीं पे क्या करते ऐसे लकीर खींचते ऐड करते। COD प्लस है COD माइनस है, ऐसे भी कर सकते। यहाँ ऐसे किए, यहाँ प्लस किए, प्लस COD माइनस COD कैंसिल हुआ। और यहाँ क्या लिखोगे लेफ्ट में AOC को प्लस करोगे किससे BOC से। क्या आया यहाँ पे एंगल AOD प्लस एंगल BOD आया क्या। ऐसे अब लिख ही दिया ऐसे तो एडिंग का काम खत्म, नहीं तो लिखना पड़ता एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 और तब ये वाला लाइन लिखते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, ये भी कर सकते हैं हम लोग। अभी क्या AOC प्लस BOC दिखाना था कितना 180, तो लेफ्ट में AOC प्लस BOC को ज्यों करते हुए छोड़ देंगे। दैट इम्प्लाइज एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू AOD कितना डिग्री बताओ तो। AOD चूंकि OD परपेंडिकुलर है तो AOD का वैल्यू कितना होगा 90। परपेंडिकुलर का मतलब क्या 90 बना रहा है एंगल, तो AOD यहाँ पे 90 डिग्री प्लस BOD, तो BOD भी कितना डिग्री 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे रीजन क्या देंगे क्यों 90 दोनों हुआ, क्योंकि OD नहीं OD इज परपेंडिकुलर टू AB। दिखाई दे रहा है शायद नहीं, यहाँ और करीब कर दे रहे। OD इज परपेंडिकुलर टू AB, OD इज परपेंडिकुलर टू AB। अगर OD AB पर परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है कि इधर जो एंगल बनेगा कितना बनेगा 90 बनेगा, और राइट में जो एंगल बनेगा इसका ये कितना बनेगा। बात समझ में आ रहा है। तो 90 प्लस 90 ये जो यहाँ पे हम दिए हैं जस्ट कर्ली ब्रैकेट, जब कॉपी पे उतारोगे तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। मेरे पास राइट में प्लेस नहीं था इसलिए हम थोड़ा नज़दीक लिख दिए हैं। नहीं अगर स्पेस मिलेगा राइट में तो ये वाला चीज़ कहाँ लिखोगे जस्ट नीचे। ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई में लगे ये, ठीक है ना, वो रीजन है। तो दैट इज इक्वल टू 90 प्लस 90 और लेफ्ट भी उतार लेते हैं। एंगल AOC ये इम्प्लाइज है, दैट इम्प्लाइज एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। लास्ट में एक स्टाइल लिखना पड़ता है हेंस प्रूव्ड। ज़्यादा स्टाइल मत लिखना नहीं तो नंबर काट लिया जाएगा। हेंस प्रूव्ड समझ गया क्या सब लोग। ज़रा इसको तुम लोग कॉपी कर लोगे, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए। प्रूफ कर चुके हो क्या, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। और हम लोग अगले क्लास में फिर सीखेंगे, आएगा बात तो फिर मिलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्लास में। पैकअप।